हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर 1 एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका फर्स्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए जो इंट्रोडक्शन वाला है वो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच ऑन माय फर्स्ट वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उस वीडियो मैंने आप लोग को बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो मेनली जो हम लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है वो 5 टाइप की है बच्चों। वो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बता दिया था। ये वीडियो क्योंकि हम लोग का प्रॉपरली उसके लिए ही बना है तो मैं आज यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स, या रेडॉक्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस की डिटेल स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार लिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसको फिर से लिख लीजिए जो बच्चे नए आए हैं इसमें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, या पहले हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं बच्चों, ठीक है, सीरियली। डिस्प्लेसमेंट बाद में, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट थर्ड एंड फोर्थ में करेंगे, ठीक है। तो नाउ decomposition reaction and third is displacement reaction and fourth is double displacement reaction and last is oxidation and reduction, या we can say redox reaction। तो ये सारी रिएक्शंस हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन नेम से ही आपको पता चल रहा है, कंबाइन मीन्स इसमें 2 एलिमेंट अगर कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 एलिमेंट्स हो, 2 कंपाउंड भी अगर कंबाइन करके एक सिंपल प्रोडक्ट या फिर मैं बोलूँ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट मे बी कि एक एलिमेंट हो और जो दूसरा रिएक्टेंट हो वो क्या हो, हमारा कंपाउंड हो। तो इस कैटेगरी में ये 3 टाइप से हम इसको बता सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करें, 2 कंपाउंड कंबाइन करें, या 1 एलिमेंट या 1 कंपाउंड कंबाइन करें और फॉर्मेशन करें एक सिंगल सब्सटेंस की या सिंगल प्रोडक्ट की, तो वी कैन से द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, इसके बाद में इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। अभी सारा यहीं बता दूंगी तो फिर ज़्यादा कुछ वीडियो हम लोग का लॉन्ग बन जाएगा। आज हम लोगों को इसको एनी हाउ फिनिश करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को बताती हूँ बच्चों। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैं इसके बारे में लिख देती हूँ। आइदर 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स में बच्चों सबसे पहला जो है हम लोग का कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं
और उससे एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक बार ये डेफिनेशन जो मैंने लिखाई है वो भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, 2 और मोर सब्सटेंस, जरूरी नहीं है कि ओनली 2, मोर देन 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। ये आप लोग को याद रखना है कि एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा। 2 रिएक्टेंट्स लो, 3 लो, 4 लो, कितना भी लो, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है बिल्कुल भी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म हो रहा है, तो कुछ नया बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोग को नोट करा दूंगी, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे बताया कि इट मे बी आइदर 3 टाइप, तो 3 टाइप से यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। कब? जब हमारे 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें, 2 कंपाउंड्स जो हैं वो कंबाइन करें, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड अगर कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल, लाइक H2 इज अ एलिमेंट एंड O2 इज ऑल्सो एलिमेंट, दे फॉर्म वाटर। तो एक नई चीज़ फॉर्म हो रही है बच्चों, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया बच्चों, क्या मिल गया? वाटर मिल गया, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। अभी इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद कार्बन सॉलिड है, उसको मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न किया, तो मुझे एक सिंगल सब्सटेंस CO2 गैस मिल गई, ओके। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन है इस तरह की, और हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और उसको हम लोग 1:3 के रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है, अमोनिया। दिस इज अमोनिया। तो ये जो अमोनिया मिला हम लोगों को कैसे मिला? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन किए 1:3 रेशियो में, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको 2 एंड दिस इज 3। बैलेंस हो गई रिएक्शन। रिएक्शन की बैलेंसिंग में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आप ये देखो कि इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होंगी, दे ऑल आर कॉल्ड, वो किस में आ रही हैं? दे ऑल आर इंक्लूडेड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि एक न्यू कंपाउंड या मैं बोलूँ कि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि केमिकल रिएक्शन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका हुआ है? 2 एलिमेंट का। अभी हम किसका करेंगे? 2 कंपाउंड का। तो पहले आप इसको लिखो, मैं इरेज करती हूँ फिर बताती हूँ, जल्दी से लिखो। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड। तो जब 2 कंपाउंड्स आपस में कॉम्बिनेट करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो ये भी किस में आ जाएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो एक कंपाउंड मैं लेती हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं बच्चों, और इसकी रिएक्शन मैं वाटर से करा देती हूँ। तो दिस इज़ सॉलिड एंड दिस इज़ लिक्विड। तो हम लोगों को मिलता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, और इसके अलावा हीट जनरेट होती है। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैं इस सबका मीनिंग बताने वाली हूँ कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इसका मीन्स क्या है, ये सब मैं बताऊँगी आप लोग को, ठीक है। और हीट एवॉल्व हो रही है, हीट एवॉल्व होती है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो फॉर्म हुआ है दिस इज एक्वस फॉर्म, स्लैग्ड लाइम, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं बच्चों।
क्विक लाइम में अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो आप लोग ने कभी देखा भी होगा कि वाइट वॉश वगैरह अगर चूने से हो रहा है तो अगर आप उस चूने में वाटर ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा वो जो हमारा वेसल होता है जिसमें हमने रखा हुआ है चूने को या क्विक लाइम को, तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है। कई बार तो बहुत बबल्स भी निकलती हैं, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो अगर बहुत सारी हीट निकल रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके तो अभी मैं इसको बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन भी लिखा दूंगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। लेकिन यहाँ पर ये समझ लो आप कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट जनरेट हो रही, हीट इवॉल्व हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने में अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तब जाके वो कंबाइन होके कुछ फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स आगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो हो जाती है बच्चों एंडोथर्मिक। मीन्स एंडोथर्मिक में हम हीट देते हैं रिएक्टेंट्स को और यहाँ पर क्या है खुद ब खुद वो कंबाइन होके हीट हमको दे रहे हैं। ठीक ऑपोजिट, अगर हमको दे रहे हैं तो एक्सोथर्मिक, हम उसको दे रहे हैं रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए तो एंडोथर्मिक। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया की रिएक्शन अगर HCl से करा दे तो HCl क्या है? HCl इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये भी गैसियस फॉर्म में है, अमोनिया इज़ ऑल्सो गैसियस। अगर इन दोनों की रिएक्शन मैं करा दूं तो मुझे एक कंपाउंड मिल रहा है बच्चों NH4Cl। दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड, दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है बच्चों, सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंट कंपाउंड थे हमारे, दिस इज़ अमोनिया NH3 गैसियस फॉर्म में है, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी एक कंपाउंड है। ये डिफरेंट कंपाउंड एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह की कोई रिएक्शन आपको मिल जाए बच्चों की टू डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी एक और मैं बता देती हूँ, थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में अगर रिएक्शन, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड। तो मुझे अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग कि कंपाउंड क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब आप लोग 6-7 से ही पढ़ रहे हो कि ये एक कंपाउंड है और ये एक क्या है? एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट और कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, उसकी वजह से ही ये इसकी कैटेगरी किस में आ रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ये किस में आ रहे हैं? इस कैटेगरी में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, एक और हम लोग ले लेते हैं बच्चों NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, एंड इसको भी मैं ऑक्सीजन गैस के साथ ट्रीट करूंगी और मुझे मिल जाएगा NO2। दिस इज ऑल्सो गैस स्टेट, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है,
ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। बैलेंस हो गई बच्चों, और इसको भी कर लेते हैं हम लोग। चलो हो गई। तो ये हो गया हम लोग का टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स एंड कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। ये क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करती हूँ इसके बाद आप लोगों को, हाँ इसको एक और मैं बात बता दूँ कि इसको सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक्सोथर्मिक कर लेते हैं एंड देन डिकम्पोजिशन। तो पहले आप इसको नोट करो। चलो बच्चों, तो अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने अभी इसके पहले भी बताया आप लोग को कि जो भी केमिकल रिएक्शन जिससे भी हीट इवॉल्व हो रही है उन सभी रिएक्शन को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सोथर्मिक। और जिस भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम लोगों को एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी हो रही है, हीट देनी पड़ रही है, तो वो सब किस कैटेगरी में आएगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक reaction, the reaction in which 6CO2 6H2O और जो एनर्जी है बच्चों वो ATP के फॉर्म में इसमें रिलीज होती है। एक और है हम लोगों का कि जो भी वेजिटेबल मैटर होता है उन सबको हम डीके करते हैं कंपोस्ट के फॉर्म में, तो उसमें भी बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर into compost। तो ये सारी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता दिए हैं किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक क्या होती है ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिख दी कि द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कोई भी नेचुरल गैस, जैसे दिस इज मीथेन, दिस इज मीथेन। अपने यहाँ जो लिक्विड LPG होता है, पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें भी यही जो हमारी नेचुरल गैसेस होती हैं उसको ही कंप्रेस करके फिल किया जाता है। तो मीथेन हो, इथेन हो या ब्यूटेन हो, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम ऑक्सीजन की हेल्प से अगर बर्न करें तो CO2 वाटर के अलावा हमको क्या मिलती है, हीट। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। रेस्पायरेशन प्रोसेस, जो हमारा ग्लूकोज होता है, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ वो डिकम्पोज हो रहा है। जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज है, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी का ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर, मतलब ऑक्सीडाइज होकर, ब्रेक होकर क्या फॉर्म करता है बच्चों, CO2 H2O और एनर्जी हमको उसी से मिलती है ना। तो एनर्जी का जो लॉस और एनर्जी जो हमारी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या होगी, जो हमारी बॉडी में होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये सब बच्चों बोर्ड में पूछा जाता है कि रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या है, तो एक्सोथर्मिक होती है। इसके अलावा एक लास्ट एग्जांपल मैंने बताया, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं या वेजिटेबल मैटर होता है वो सभी अगर हम उसको काफ़ी दिनों के लिए एक जगह छोड़ दें और तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक कहना चाहिए कि वार्म टाइप की कुछ गर्म ऐसा हमको वहाँ से फील होगा, कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कैसा हो जाएगा, हॉट टाइप का हो जाता है, वार्म टाइप का हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो वेजिटेबल मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है और हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक्सोथर्मिक का। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, इसके बाद मैं आप लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताती हूँ। तो नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेम से ही समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी सिंगल सब्सटेंस जो होगा वो डिकम्पोज होगा, मोर देन 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
टू सिंपलर सब्सटेंस हो या 3 हो या 4 हो, अगर वो उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये एनर्जी हमको किस डिफरेंट वे में मिल सकती है, किस तरह से हम एक सब्सटेंस को ब्रेक कर सकते हैं 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस में। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है हीट एनर्जी, तो हम उसको हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है। इसके बाद सनलाइट, है ना, फोटोलिसिस रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में हम किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो फोटोलिसिस हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रोलिसिस भी है, तो हम किसी को इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक कर सकते हैं 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी में आ गया। एक क्या आ गया बच्चों अपन लोग का? हीट, सेकेंड आ गया फोटोलिसिस एंड थर्ड आ गया इलेक्ट्रोलिसिस। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया। चलिए लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the reaction in which decomposition reactions are of 3 type। 3 कैटेगरी मैंने आप लोग को बता दी है, कौन कौन सी? फर्स्ट इज thermal decomposition, second is photolysis, and third is electrolysis। अभी मैं इन सभी के एग्जाम्पल भी बताऊंगी 1 by 1। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या होती है डिकम्पोजिशन। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब कंपाउंड या सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था, इसमें हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? हीट एनर्जी, सनलाइट मिल रहा है या इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय हीट होगा। फोटोलिसिस सनलाइट से। इलेक्ट्रोलिसिस किससे होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क से, ठीक है। तो अभी 1 by 1 हम लोग इसको एक एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल से देखते जाते हैं। पहले आप इसको नोट करो बच्चों, फिर मैं बताती हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों तो सबसे पहले हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो दिस रिएक्शन इज brought about by heat। तो दिस रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय हीट, या हम हीट की हेल्प से किसी सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लाइमस्टोन लेती हूँ बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज लाइमस्टोन। तो इसको हम बाय हीट डिकम्पोज करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्विक लाइम। और इसके अलावा हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, ये ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं लेड नाइट्रेट का। इसको भी हम हीट से डिकम्पोज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है लेड ऑक्साइड NO2 and O2। तो दिस इज 2 4 and this is ओके। तो ये दिस इज लेड नाइट्रेट, मैं लिख देती हूँ।
तो लेड नाइट्रेट को भी हीट की हेल्प से हमने किस में चेंज किया है बच्चों, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गया हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन, जिससे हमने एक सिंगल कंपाउंड को 2 डिफरेंट या मोर देन 2 डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज किया है। ओके, चलिए इसको करिए, फिर मैं फोटोलिसिस बताती हूँ। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फोटोलिसिस। ओके, तो नंबर 2 पे है हम लोगों का फोटोलिसिस, मीन्स फोटोन से होने वाला, और फोटोन हमको कहाँ मिलता है, सनलाइट में। तो दिस रिएक्शन इज brought about by sunlight, by sunlight। ओके, चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो एक कंपाउंड में लेती हूँ AgCl। तो AgCl इज अ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब इसको हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ऐसे ही रख देते हैं ओपनली, तो ये ब्रेक हो जाता है बच्चों, सिल्वर अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, एंड जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया। एक और हम लोग ले लेते हैं, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको भी अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये इजीली सिल्वर को सेपरेट कर देती है और हमको मिल जाता है Br2। ठीक है, ये जो है मेथड, ये जो हमारा कंपाउंड है बच्चों, इस तरह का डिकम्पोजिशन, ये पहले जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होता था ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। ओके, तो ये हो गया हमारा फोटोलिसिस बाय फोटोन, सनलाइट, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। H भी लिख सकते हो आप, सनलाइट ना लिखो तो। चलो इसको नोट करो आप। चलो बच्चों, अब लास्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से ही होगा ये डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस। This reaction is brought about by electric current। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों हमारा मोल्टन NaCl। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट देने पर हम लोगों को मिलता है NaCl2। Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलेगी बच्चों, और जो सोडियम है हमारा वो किस फॉर्म में मिलेगा हमको, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? या यहाँ पे सॉलिड ना बोल के, क्योंकि डिज़ोल्व स्टेट है बच्चों, तो यहाँ ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा। एक्वस फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम किसी लिक्विड में, चाहे वो वाटर हो, यहाँ तो वाटर ही होगा, यहाँ पे नॉन एक्वस नहीं है, यहाँ पर एक्वस है। तो एक्वस का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ एक्वस लिखा, इसका मतलब है कि जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर AQ लिखते हैं। मीन्स ये वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है, सॉलिड डिज़ोल्व इन वाटर, तो वो जो सॉल्यूशन फॉर्म हो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सोडियम हमको यहाँ एक्वस फॉर्म मिल रहा है, Cl2 किस फॉर्म मिल रही है, गैसियस फॉर्म में। तो दिस रिएक्शन किसकी वजह से ये डिकम्पोजिशन, और बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आ रही है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये होगी बच्चों हमारी ऑल 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट।
तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो जो भी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होगी हमारी रिएक्टेंट में, वो हमारे लीस्ट रिएक्टिव जो हमारी स्पीशीज़ होगी उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी, मतलब वो उसकी पोजीशन ले लेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विच वन इज़ लीस्ट रिएक्टिव एंड विच वन इज़ हाईली रिएक्टिव। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ बच्चों, जल्दी से एक जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको मैं यहाँ पर आप लोग को लिखा देती हूँ, आप उसको नोट कर लो। तो हाईली रिएक्टिव ऊपर जाएगा, मतलब हमारी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रही है। बहुत नीचे तक आ गए बच्चों। तो इससे आप लोग को साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो पोटेशियम है इट इज़ हाईली रिएक्टिव, एंड देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कार्बन, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल है, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो नॉन मेटल, एंड कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम इज़ लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है बच्चों, और सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन हो गया, पोटेशियम। तो ये सीरीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इन दोनों में ये दोनों आ गए तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो दिस इज़ हाईली रिएक्टिव, ये इसको डिस्प्लेस कर देगी। इसके साथ जो भी चीज़ होगा, जैसे सपोज यहाँ पे Cl है, पोटेशियम आ गया तो वो Cl को लेके अलग हो जाएगा, है ना, उसकी पोजीशन लेगा। तो अभी हम इसको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताती हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिसॉल्व्ड स्टेट। तो बच्चों मैं बता ही चुकी हूँ आप लोग को कि इस तरह की रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स के कंपाउंड से। प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट, वो डिसॉल्व स्टेट में होना चाहिए तभी ये हो सकता है, सॉलिड स्टेट में ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी हमारा एलिमेंट है उसको डिसॉल्व होना बहुत जरूरी, मतलब एक्वस फॉर्म में होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, एक लाइक जिंक लेती हूँ मैं, जिंक इज सॉलिड, लेकिन यहाँ पर एक सॉल्ट ले रही हूँ कॉपर सल्फेट, इट इज़ एक्वस स्टेट। तो कॉपर सल्फेट एक्चुअली में होता है कैसे, सॉलिड, इसको हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हो गया हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब जिंक और कॉपर में, अभी मैंने आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, तो जिंक और कॉपर में जिंक जो है हमारा इट इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव या हाईली रिएक्टिव दैन कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, तो ये जिंक जो है कॉपर को इससे अलग कर देगा और सल्फेट के साथ आ जाएगा, तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट हमारा एक्वस में चला जाएगा और कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या बच्चों, तो यहाँ पर एक मोर रिएक्टिव स्पीशीज़ ने एक लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ को उसके सॉल्ट से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ डिस्प्लेस हुई है, कॉपर की फ्रेंडशिप सल्फेट के साथ टूट गई और उसकी जगह कौन आ गया, जिंक, कॉपर अलग हो गया। चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं बच्चों, कॉपर, कॉपर सॉलिड स्टेट में इस बार, और दिस इज सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रेट।
तो अभी हम लोग को पता है कि कॉपर सिल्वर में सिल्वर तो काफ़ी नीचे आ रहा है, काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव है, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये सॉल्ट मतलब इनके बीच की फ्रेंडशिप ये तोड़ देगा, खुद इसकी पोजीशन ले लेगा, सिल्वर को अलग कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर जो है बच्चों वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। ओके, इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ। दिस इज बैलेंस रिएक्शन, ये एक्वस में चला जाएगा इस बार और ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा, दिस इज एक्वस। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग खुद भी कर सकते हो, बुक में भी देख सकते हो कि जो भी एलिमेंट हमारा हाईली रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसके साथ जो भी कंबाइन हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, तो इस नेगेटिव पार्ट को वो अलग करके खुद पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ हाईली मोर पॉजिटिव दैन दिस, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 ही बताती हूँ क्योंकि बोर्ड ही मेरा बहुत छोटा है, बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हो। जो इसमें एक पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखना, ऊपर वाले सारे हाईली रिएक्टिव है, उससे नीचे जो भी यहाँ पर आएगा सॉल्ट में वो डिस्प्लेस कर देगा। अगर मैं लिखती बच्चों यहाँ पे जिंक सल्फेट और यहाँ कॉपर लिखती तो क्या ये रिएक्शन हो सकती थी? नो, यहाँ पे हमको लिखना होता नो रिएक्शन। चलो मैं वो भी बता देती हूँ कि इस तरह का पूछता है बोर्ड में। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉपर इज सॉलिड एंड दिस इज जिंक सल्फेट। क्या ये रिएक्शन आप लोग करके आ जाओगे बोर्ड में? नहीं होगी बच्चों, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लीस्ट रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है नो रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएगा फर्स्ट चैप्टर से। तो इस तरह की अगर कोई रिएक्शन आती है जिसमें कि लीस्ट रिएक्टिव है हमारा सॉलिड स्टेट में एलिमेंट और जो हमारा हाईली रिएक्टिव है वो सॉल्ट फॉर्म में, तो वो कभी भी अपने सॉल्ट से अलग नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये इसके बीच की बॉन्डिंग, इसके बीच की फ्रेंडशिप को तोड़ नहीं पाएगा। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का आज डिस्प्लेसमेंट ओवर। तो आज हम लोगों ने जो रिएक्शंस की हैं केमिकल रिएक्शंस, उसमें सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, नाउ नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। 2 रिएक्शन और रह गई है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, आप लोग सोने लगोगे, तो एक और वीडियो मुझे इसके लिए बनाना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों यहाँ पर ये स्टॉप करते हैं डिस्प्लेसमेंट तक। पढ़िए इसको, बार बार पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगी। तो आप इसको अच्छे से अपनी नोट कॉपी जरूर बनाना है आपको। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है ये सारी रिएक्शन दिमाग में हो जानी चाहिए। ओके, तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।